Dear students, this is Dr. Anjali Avadhia, Professor Physics, Government Nagarjuna, PG College of Science, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रणोदित दोलन यानी कि फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। ये टॉपिक बीएससी पार्ट 1 पेपर 1 के यूनिट 3 से लिया गया है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार की सरल आवर्त गतियों की बात करते हैं। हमने मैकेनिकल ऑसिलेशंस और इलेक्ट्रिकल सर्किट के ऑसिलेशंस देखे और वहाँ एक समस्या आती है कि ये जो ऑसिलेटर्स हैं ये कभी भी स्वतंत्र रूप से दोलन नहीं करते, क्योंकि इनके आसपास का जो माध्यम होता है जैसे कि हवा है, इसमें श्यानता का गुण होता है, फ्रिक्शनल फोर्सेस घर्षण होते हैं, और अगर सर्किट है इलेक्ट्रिकल तो वहाँ पर रेजिस्टेंस होता है। तो इनकी वजह से इनके जो ऑसिलेशंस हैं उनका आयाम लगातार घटता चला जाता है और अंततः वो आयाम जो है वो कम होते होते दोलन रुक जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के रूप में एक नए तरह के ऑसिलेटर की परिकल्पना की गई, जिसे कहा गया फोर्स्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ में एक टर्म जुड़ गया फोर्स्ड, मतलब बलपूर्वक इन्हें हार्मोनिक ऑसिलेटर बनाया जाता है। तो ये बल किस तरह का होता है, किस प्रकार से लगाया जाता है, कैसे काम करता है और किस प्रकार से प्रणोदित दोलन हमें मिलते हैं यानी कि फोर्स्ड ऑसिलेशंस हमें मिलते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब अवमंदित दोलन होते हैं, मतलब माध्यम के घर्षण या श्यान बलों के कारण, तो ये जो ऑसिलेशंस होते हैं ये अवमंदित दोलन या डैम्ड ऑसिलेशंस कहलाते हैं और इनका आयाम जो है वो तेज़ी से घटता चला जाता है और शून्य हो जाता है। अब हम फोर्स्ड ऑसिलेशन बनाना चाहते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन या प्रणोदित दोलन कराना चाहते हैं, तो हम एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा देते हैं इस सर्किट पर। तो ये जो बाह्य बल होता है, बाह्य आवर्ती बल, ये अपनी फ्रीक्वेंसी से लगातार गति करता रहता है। तो जब हमारा जो सिस्टम है जिसमें कि ऑलरेडी जो ऑसिलेटर है वो इस तरह का ऑसिलेशन कर रहा है जिसको कि हम अवमंदित दोलन कहते हैं, उसके ऊपर जो बाहरी बल है उसके ऑसिलेशन सुपर इम्पोज हो जाएं, क्योंकि आपको मालूम है तरंगें सुपर इम्पोज अध्यारोपित होती हैं। तो क्या हो अगर ये दोनों अध्यारोपित हो जाएं? अध्यारोपण के पश्चात कुछ ऐसी स्थिति आती है। जो पहली स्थिति है जिसको कि ट्रांजिएंट स्टेट कहा गया, यानी कि अस्थायी अवस्था। यहाँ तो बहुत गड़बड़ दिखाई दे रही है, बहुत कियोटिक दिखाई दे रहा है। यहाँ पर फोर्स्ड जो फोर्स है, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, वो अपनी गति से चल रहा है, लेकिन जो सिस्टम है हमारा ऑसिलेटर जो है वो कहता है कि नहीं, मैं अपनी स्वाभाविक गति से चलूँगा। अब वो स्वाभाविक गति से चलना तो शुरू करता है, लेकिन माध्यम में शांता होने की वजह से, फ्रिक्शन होने की वजह से उसका आयाम लगातार घटता चला जाता है। तो जिस जिस बिंदु पर सुपर इम्पोज होते हैं वहाँ पर ये कभी एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देते हैं, कभी एक दूसरे के एम्पलीट्यूड को बढ़ा देते हैं। तो बहुत ही अनस्टेबल सी स्थिति रहती है और इसीलिए इसको ट्रांजिएंट स्टेट कहा जाता है। लेकिन थोड़े समय के बाद स्थिति नियंत्रण में आ जाती है और क्योंकि जो हमारा ऑसिलेटर है उसकी अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन बंद हो जाते हैं, तो उसके पास अब कोई चारा नहीं रहता और वो पूरी तरह से जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है उसकी आवृत्ति को फॉलो करने लगता है। तो ये जो स्थिति होती है ये अनंत काल तक एक जैसे आयाम वाले दोलनों की स्थिति बन जाती है और इसीलिए इसे स्टेडी स्टेट यानी कि स्थायी दोलन, स्थायी अवस्था में दोलन कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि ये तो बहुत ही एक काल्पनिक स्थिति है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि कोई अगर छोटा बच्चा कोई झूला झूल रहा है और वो पूरा जोर नहीं लगा पा रहा है, तो उसके जो झूले की गति होती है वो कभी तेज़ और कभी कम होती है। तो कभी ज़्यादा आयाम के दोलन, कभी कम आयाम के दोलन, कभी वो बच्चा थक जाता है तो वो दोलन रुक ही जाते हैं। तो एक बड़ा बच्चा उसकी हेल्प करने आता है और वो कहता है ठीक है कि हम तुमको ठीक से झूला झूला देते हैं। तो वो खड़ा हो जाता है झूले पे। अब झूला जो पहले एक अस्थायी गति से चल रहा था, कम ज़्यादा गति से चल रहा था, तो उसको कंट्रोल में करने में उस बड़े बच्चे को थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन जब वो फुल एनर्जी से उस झूले को झुलाने की कोशिश करता है, अपना पूरा दम लगाता है, पूरा बल लगाता है, तो अल्टीमेटली वो झूला जो है वो उसकी आवृत्ति से झूलने लगता है।
जो बल वो लगा रहा है उसकी आवृत्ति से झूलने लगता है। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल था जिससे हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं कि क्यों और कैसे ट्रांजिएंट स्टेट आती है और उसके बाद कैसे एक स्थायी अवस्था पाई जा सकती है, जो कि फोर्स्ड ऑसिलेशन में हो रहा है। अगर हम किसी फोर्स्ड ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना चाहें और उसे प्रूव करना चाहें तो हमें देखना होगा कि उस निकाय में कितने तरह के बल काम कर रहे हैं। तो जैसा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है कि जब किसी सिंपल पेंडुलम को मध्यमान स्थिति से हम दूर ले जाते हैं तो उसकी जो प्रत्यास्थता का गुण है उसकी वजह से वो वापस अपनी स्थिति में आने की कोशिश करता है। तो उस पर एक प्रत्यानयन बल यानी कि रेस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि इसके विस्थापन के समानुपाती होता है, लेकिन विस्थापन की दिशा के विपरीत होता है, मतलब उसको हमेशा केंद्र की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो दोलन को बंद करने की कोशिश करती है। इसके अलावा माध्यम में डैम्पिंग फोर्सेस भी हैं, फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस है और श्यान बल है। तो इनकी वजह से जो बल लगता है वो हमेशा वेग के समानुपाती होता है। तो अगर y विस्थापन है तो dy/dt जो है वो वेग होगा और समानुपातिक नियतांक जो है अवमंदन स्थिरांक गैमा के बराबर होता है। और ये भी क्योंकि गति को बंद करने की कोशिश करता है तो माइनस साइन के साथ इसे प्रदर्शित किया जाता है। दोलक के जो मास की वजह से, उसकी इनर्शिया की वजह से जो बल लगता है, जो उस दोलन को बनाए रखने की कोशिश करता है, वो जड़त्वीय बल या इनर्शियल फोर्स कहलाते हैं और इसका मान मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये बल तो नेचुरली किसी भी पेंडुलम में होते ही हैं, लेकिन अब हम जो फोर्स्ड ऑसिलेशन या प्रणोदित दोलन वाली स्थिति है उसके लिए हम एक बाह्य बल लगाते हैं और ये बाह्य बल जो है वो पीरियोडिक होता है। तो इसे हम F0 e⁻⁰t से प्रदर्शित करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो गया कि ये सारे बल जो हैं वो एक तरफ हो गए जो उसके अपने आंतरिक बल हैं और ये जो है बाह्य बल के बराबर हो गए। अब इसका सॉल्यूशन निकालना थोड़ा टफ है क्योंकि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, तो इसलिए इसका सॉल्यूशन हम दो भाग में निकालते हैं। जैसे दो भाग में दोलन हो रहे थे, पहले जो है ट्रांजिएंट स्टेट आ रहा था, अस्थायी अवस्था आ रही थी, तो इस समय सिस्टम ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स। तो ये पहली स्थिति हो गई। उस समय हम फोर्स को 0 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये एक अवमंदित दोलन की तरह का समीकरण बन जाएगा। और जो है हम अवमंदित दोलन के लिए जैसा ऑसिलेशन हमको मिला था, जैसा विस्थापन मिला था, वैसा ही इसमें प्राप्त होगा। फिर हम दूसरी अवस्था के लिए इस समीकरण को सॉल्व करेंगे जिसमें कि एक्सटर्नल फोर्स एक्टिवेट हो गया है और स्थायी अवस्था आ चुकी है। तो इस तरह से दो भाग में हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो अस्थायी अवस्था किसे कहते हैं? अस्थायी अवस्था दोलन आरंभ होने से कुछ समय तक दोलित्र अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन करता है। बाहरी बल इस समय प्रभावी नहीं होता, लेकिन अवमंदन बलों के कारण अस्थायी दोलन अवस्था कुछ समय पश्चात स्वाभाविक आवृत्ति के दोलनों के बंद होने के साथ समाप्त हो जाती है और ये ट्रांजिएंट स्टेट कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देती है। इस अवस्था में जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो एक अवमंदित दोलन का ही इक्वेशन होता है जब फोर्स 0 है, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, m से डिवाइड कर देते हैं इस समीकरण को, तो हमको यहाँ मिलता है γ/m, जिसको हम 2b के बराबर करते हैं। ये 2b टर्म हमेशा अवमंदन को रिप्रेजेंट करता है। हमको मिलता है s/m टर्म, जिसको हम ω02 मतलब कि दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति के वर्ग के बराबर रखते हैं, और ये जो है s/m की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं। तब ये स्टैंडर्ड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल जाता है, जिसका एक सॉल्यूशन होता है। इस तरह का सॉल्यूशन हमको मिलता है। ये हम अवमंदित दोलनों के सॉल्यूशन को पहले कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन y = a0 e⁻⁻bt sin ωt + y होता है। तो इसमें एक हो जाता है एम्पलीट्यूड फैक्टर और एक हो जाता है फेज फैक्टर। तो ये जो फेज फैक्टर है ये तो सिनुसाइडल है, मतलब दोलित्र जो विस्थापन होगा उसमें वो सिनुसाइडल होगा और पीरियोडिक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आयाम के साथ एक टर्म जुड़ गया e⁻⁻bt, जो कि चिरघातीय रूप से डिके होने वाला टर्म है, क्षय होने वाला टर्म है, इसलिए आयाम जो है वो लगातार
कम होता चला जाएगा। यहाँ पर हम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू देख लें कि ओमेगा प्राइम जो है वो अंडर रूट ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिया जाएगा, और फाई जो है टेन फाई का मान अंडर रूट ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। तो यहाँ पर मुख्य बात यह है कि ये जो दोलन होंगे इनकी जो आवृत्ति है ओमेगा प्राइम वो अवमंदित आवृत्ति होगी। दोलन अपने स्वाभाविक आवृत्ति से गति नहीं करेगा, बल्कि अवमंदन की वजह से कम आवृत्ति में दोलन करेगा। इसके बाद आती है स्थायी अवस्था। जब अस्थायी दोलन समाप्त हो जाते हैं तो दोलित्र बाह्य आवर्ती बल की आवृत्ति से गति करने लगता है। इन्हें प्रणोदित दोलन कहते हैं और ये स्थायी रूप से बने रहते हैं, इसलिए ये अवस्था स्थायी अवस्था कहलाती है। तो स्थायी अवस्था में अस्थायी अवस्था के खत्म होने के बाद लगातार एक समान आयाम के दोलन हमको मिलते हैं, इन्हें ही हम प्रणोदित दोलन कहते हैं। इसका इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम रखते हैं तो ये सारे बल हो गए, ये इनर्शियल फोर्स हो गया, ये अवमंदन बल हो गया, ये प्रत्यानयन बल हो गया, और इन सब का योग जो है वो बाह्य बल के बराबर हो गया। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हम एक अज्यूम्ड सॉल्यूशन मानते हैं इस समीकरण का, y इज इक्वल टू ए ई टू पावर आई ओमेगा टी। अब यहाँ पर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी टी का मान मिल जाएगा, डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी टी स्क्वायर का मान मिल जाएगा। इन दोनों मानों को हम जब समीकरण में लिखते हैं तो समीकरण हमको कुछ इस प्रकार से मिलता है, a साइन ए ई टू पावर आई ओमेगा टी सब में कॉमन रहता है, हर टर्म में हमको मिलता है। तो a को भी बाहर निकाल लिया, ई टू पावर आई ओमेगा टी को भी बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचता है वो टर्म बचता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एम प्लस आई ओमेगा गैमा प्लस एस, और दूसरी तरफ आपको मिलता है जो बल आपने बाह्य बल लगाया है, बाह्य आवर्ती बल F0 ई टू पावर आई ओमेगा टी। तो ई टू पावर आई ओमेगा टी दोनों तरफ कैंसिल हो जाते हैं, तो हमको आयाम के लिए एक सूत्र मिलता है कि जो ये दोलन है फोर्स्ड ऑसिलेशंस, इनका आयाम जो है वो इस सूत्र से दिया जाएगा, F0 डिवाइडेड बाई आई ओमेगा गैमा प्लस एस माइनस ओमेगा स्क्वायर एम। इसको हम एक खास तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। ओमेगा को कॉमन निकाल लिया और अंदर ब्रैकेट में जो राशि बची गैमा प्लस आई ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा, इसको हमने कहा जेड एम। जेड जो है वो प्रतिबाधा का संकेत है, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, और इसलिए इसे मैकेनिकल इम्पीडेंस कहा जाता है। जो मैकेनिकल इम्पीडेंस जो कि यांत्रिक प्रतिबाधाएं निकाय में उत्पन्न होती हैं जब दोलित्र गति करता है, तो उनको इस संकेत से प्रदर्शित किया जाता है। तो एम्पलीट्यूड जो है वो माइनस आई F0 डिवाइडेड बाई ओमेगा जेड एम के बराबर होता है। जो जेड एम है वो एक इमेजिनरी क्वांटिटी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। तो ये मान जो है ए का, अगर हम वाई जो हमने सॉल्यूशन मांगा था वहाँ रख देते हैं तो हमको एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स विस्थापन मिलता है, जिसको अभी हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं कि वास्तव में इस तरह का जो सॉल्यूशन मिला है ये इसमें दोलन किस प्रकार से दिखाई देंगे। तो इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हमें जानना होगा कि ये जो केमिकल इम्पीडेंस मैकेनिकल इम्पीडेंस है जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये किस तरह से बिहेव करता है, इसका मान कैसे कम ज़्यादा होता है, किन बातों पर निर्भर करता है। तो हमने देखा कि ZM को लिखा गया, उसका एक रियल पार्ट है और उसका एक इमेजिनरी पार्ट है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम XY प्लेन पर डिनोट करते हैं, अगर ये इसको फाई एंगल पर हमने डिनोट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कॉस कंपोनेंट और एक साइन कंपोनेंट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉस कंपोनेंट प्लस आई साइन कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और इन जनरल इसको ZM दैट इज़ द मैग्नीट्यूड और फेज इनके प्रोडक्ट के रूप में लिखा जाता है। तो ZM का जो मैग्नीट्यूड है वो हो जाएगा उसके कॉस कंपोनेंट का वर्ग और साइन कंपोनेंट के वर्ग के योग के बराबर। तो इसका मतलब है कि जो मैकेनिकल इम्पीडेंस है उसका मान हो जाएगा अंडर रूट गैमा स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा होल स्क्वायर, और जो एंगल फाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी साइन कंपोनेंट और कॉस कंपोनेंट का रेशियो, मतलब ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा गैमा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो इम्पीडेंस है ये लगातार बदलता जा रहा है। ये सिस्टम पर डिपेंड करता है कि उसका जो इनर्शियल फोर्स है
जो उसका मान ज़्यादा है या जो प्रत्यानयन बल है उसका मान ज़्यादा है। जो 10 फाई है मतलब फेज़ फैक्टर है वो भी इनर्शियल बल ज़्यादा है या प्रत्यानयन बल ज़्यादा है, अवमंदक बल ज़्यादा है, इन सब चीज़ों पर निर्भर करता है और इसकी वजह से जो दोलन है उनमें कमी या वृद्धि होती है। तो ZM ही उसको कंट्रोल करता है। ZM इज़ मैकेनिकल इम्पिडेंस, इसका ये महत्व है। तो अब हमने जो सॉल्यूशन निकाला था y इज इक्वल टू आई एफ ज़ीरो ओमेगा ZM ई टू पावर आई ओमेगा टी, इसमें ZM वेक्टर ZM यानी कॉम्प्लेक्स नंबर ZM को हम लिखते हैं उसके मैग्नीट्यूड और फेज़ के साथ में। तो ये फेज़ ऊपर चला जाता है, हमको मिलता है आई ओमेगा टी माइनस फाइव और यहाँ पर ZM का एम्पलीट्यूड आ जाता है, मैग्नीट्यूड आ जाता है, उसका जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला था उसका मान यहाँ पर आ जाता है। अब फोर्स जो है वो खुद एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, तो क्योंकि पीरियोडिक है वो, तो किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को कॉस और साइन कंपोनेंट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो ई टू पावर आई ओमेगा टी को हम कॉस ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी के फॉर्म में रखते हैं। और वाई में क्योंकि ओमेगा टी माइनस फाइव है तो वाई में जो स्थिति है वो ये हो जाती है कि कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस आई साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाता है। अब हम ब्रैकेट के अंदर जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ आई है, तो फर्स्ट टर्म जो है कॉस वाला टर्म उसमें ये आई आ जाता है, जबकि जो साइन वाला टर्म है उसमें आई इंटू माइनस आई होके पॉजिटिव प्लस वन आपको मिल जाता है। तो फोर्स में आप देख रहे हैं कि साइन वाला जो टर्म है वो इमेजिनरी है और कॉस वाला टर्म जो है वो रियल है, जबकि विस्थापन जो है उसमें कॉस वाला टर्म जो है वो इमेजिनरी है और जो साइन वाला टर्म है वो रियल है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ठीक आउट ऑफ फेज़ π/2 के फेज़ में ये आपस में इनका संबंध है। तो ये जो है आगे जब हम अनुनाद की बात करेंगे उसमें ये फैक्टर हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब फोर्स्ड ऑसिलेशन का सॉल्यूशन हम निकाल रहे हैं, तो फोर्स के कंपोनेंट हमने लिख लिए और विस्थापन के कंपोनेंट हमने लिख लिए। तो इसके रियल पार्ट को अगर हम आपस में कंपेयर करते हैं तो हमको ये दोनों भाग मिलते हैं। f का रियल पार्ट हो गया और कॉस ओमेगा टी के साथ में कॉस ओमेगा टी वाले पार्ट को कॉस ओमेगा टी वाले पार्ट के साथ रखते हैं और साइन ओमेगा टी वाले पार्ट को साइन ओमेगा टी वाले पार्ट में रखते हैं और हमको ये दिखाई देता है कि प्रणोदित दोलन प्रणोदित बल से हमेशा माइनस फाइव प्लस π/2 कलांतर से पीछे रहता है। तो प्रणोदित दोलनों में एक स्थिति ऐसी आती है जब बाह्य बल की आवृत्ति जो दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति है उसके बराबर हो जाती है। इस स्थिति को हम अनुनाद या रेजोनेंस कहते हैं। तो अनुनाद या रेजोनेंस की स्थिति में किस प्रकार का विस्थापन होता है, कितना आयाम होता है, कला किस प्रकार से बदलती है और मैकेनिकल जो इम्पीडेंस प्रतिबाधा है उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, अब इसको हम डिटेल में देखेंगे। तो y जो है वो f0 ओमेगा ZM साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये इस फॉर्मेट में हमने लिखा था। जब हम हर चीज़ को b ओमेगा ओमेगा ज़ीरो ओमेगा और f0 इनके टर्म्स में लिखते हैं, मतलब हमको मालूम है कि हमने कैसे चीज़ों को रिप्लेस किया था। हमने गैमा बाई m को 2b से रिप्लेस किया था, s/m को ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर से रिप्लेस किया था और f0/m को स्मॉल f0 से रिप्लेस किया था। तो हम इनको इसी रूप में जब लिखते हैं, इनका जो वास्तविक वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में रखते हैं, तो y जो है हमको मिल जाता है स्मॉल f0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ, क्योंकि जो ZM की वैल्यू है वो गैमा स्क्वायर प्लस ओमेगा m माइनस s बाई ओमेगा होल स्क्वायर है। गैमा की वैल्यू आप 2b स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर s बाई ओमेगा की वैल्यू आप ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर रखेंगे, तो कुल मिलाकर ये जो ZM का मान है वो जाएगा अंडर रूट ऑफ m बाई ओमेगा 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये मान अगर हम यहाँ रख देते हैं तो फोर्स डिवाइडेड बाय ओमेगा पहले से था, अब m यहाँ से आ गया तो f0/m जो है स्मॉल f0 हो गया और यहाँ से जो ओमेगा बाहर निकला वो कैंसिल आउट हो गया। तो इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10 फाई की वैल्यू हम लिख देते हैं
अगेन इन्हीं सब रिप्लेसमेंट के साथ में, तो वो हो जाता है ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2b ओमेगा। अब हम जब सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो y इज इक्वल टू दो टर्म आए, एक कांस्टेंट टर्म है और एक साइन वाला टर्म है। जो कांस्टेंट वाला टर्म है इसको हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं और एम्पलीट्यूड को a से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जो प्रणोदित दोलनों का समीकरण है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहाँ हमने a को भी डिफाइन कर लिया है और फाई को भी अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया है। अब ओमेगा और ओमेगा ज़ीरो, ओमेगा जो है बाहरी बल की आवृत्ति है और ओमेगा ज़ीरो दोलनों की स्वाभाविक आवृत्ति है। अब ओमेगा का मान मतलब बाहरी बल ड्राइविंग फोर्स जो है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर दोलित्र की स्वाभाविक आवृत्ति उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत कम है तो उस स्थिति में आयाम कितना होगा। तो जो आयाम है उसमें हम देख रहे हैं ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर होल स्क्वायर टर्म आ रहा है। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत कम है तो अंडर द लिमिट ओमेगा टेंडिंग टू ज़ीरो, अगर ओमेगा टेंडिंग टू ज़ीरो है तो हम ओमेगा स्क्वायर से जुड़े हर टर्म को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो 4b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर भी निगलेक्ट हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर भी निगलेक्ट हो जाएगा। तो बचेगा क्या कि a इज इक्वल टू एफ ज़ीरो ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर, सिर्फ ओमेगा ज़ीरो टर्म बचेगा। अब इनको जो रिप्लेसमेंट है इनको रख देते हैं एफ ज़ीरो, स्मॉल एफ ज़ीरो जो है वो एफ ज़ीरो बाई एम है और ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर एस बाई एम है, एम एम कैंसिल हो गया तो हमको मिला एफ ज़ीरो बाई एस। तो आयाम जो है वो पूरी तरह से दो ही चीज़ों पर डिपेंड करता है। पहला तो फोर्स जो लगाया गया है उसका आयाम कितना है बाह्य बल का, और बल नियतांक का मान कितना है। तो इन दो चीज़ों पर डिपेंड करता है जब आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति बहुत कम होती है। दूसरी स्थिति आती है जब बाह्य बल की आवृत्ति जो है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी से बहुत ज़्यादा होती है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर बहुत ज़्यादा इसका मान है और एम्पलीट्यूड पे हम इसका असर देखना चाहते हैं, इस स्थिति में क्या होता है तो हम लेते हैं लिमिट ओमेगा इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओमेगा का मान बहुत ज़्यादा है। इस कंडीशन में हम ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर को निगलेक्ट कर देते हैं। ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर को निगलेक्ट किया तो भी हमको एक कॉम्प्लेक्स समीकरण मिल रहा है जिसको अच्छे से हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। इसमें हम देखते हैं कि अगर जो डैम्पिंग है वो बहुत कम है, मतलब डैम्पिंग कांस्टेंट जो 2b है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाती है, तब जाकर हम इस टर्म को निगलेक्ट कर सकते हैं। और जब ये टर्म निगलेक्ट होता है तो आप इसको लिख सकते हैं एफ ज़ीरो बाई ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि अब आयाम जो है वो बाह्य बल की आवृत्ति के वर्ग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और जैसे जैसे ओमेगा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है तो आयाम दोलनों का आयाम शून्य हो जाता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला बल अगर आप लगाते हैं तो जो दोलन होंगे उनका आयाम शून्य हो जाएगा। अब हम आते हैं जब सच में अनुनाद की स्थिति आती है। तो अनुनाद की स्थिति में ओमेगा ओमेगा ज़ीरो के बराबर हो जाता है। जब ओमेगा ओमेगा ज़ीरो के बराबर हो जाता है तो आयाम हमें अधिकतम मिलता है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसमें ये वाला नेगेटिव वाला टर्म ज़ीरो हो जाता है। और इस स्थिति में आपको मिलता है a इज इक्वल टू एफ ज़ीरो अपॉन 2b ओमेगा। तो ये जो 2b ओमेगा है इसमें हम देखते हैं एज b टेंडिंग टू ज़ीरो a टेंड्स टू इन्फिनिटी। पहली चीज़, अगर अनुनाद आयाम में अनुनाद होता है, आयाम अनुनाद की स्थिति आती है और अवमंदन भी बहुत कम है तो बहुत ज़्यादा हमको इनफाइनाइट एम्पलीट्यूड मिल सकता है। हालांकि हमेशा अवमंदन का शून्य होना संभव नहीं है। तो अनुनाद की स्थिति में आयाम अधिकतम तो होगा लेकिन इन्फिनिटी नहीं होगा। तो अधिकतम आयाम है मतलब आयाम नियत तो हो गया, नियत हो गया मतलब अब फ्रीक्वेंसी के साथ वो नहीं बदलेगा, dA बाई डी ओमेगा ज़ीरो हो जाएगा। अगर a का ये मान मिला है और a के इस मान को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं और ज़ीरो रखते हैं तो a के इस मान को डिफ्रेंशिएट करके ज़ीरो रखने पर जो आवृत्ति हमको मिलती है, आवृत्ति का मान मिलता है अंडर रूट ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। इस आवृत्ति को हम अवमंदित दोलनों की आवृत्ति कहते हैं और इसको ओमेगा प्राइम से प्रदर्शित किया जाता है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, ओमेगा ज़ीरो को बाहर निकालें तो हमको मिलता है ओमेगा प्राइम इज़ इक्वल टू, ओमेगा प्राइम है ये, तो ओमेगा प्राइम इज़ इक्वल टू ओमेगा ज़ीरो अंडर रूट 1 माइनस 2b स्क्वायर बाई ओमेगा ज़ीरो स्क्वायर। और ये जो मान है ये हमेशा ओमेगा ज़ीरो से
कम होगा। तो अवमंदन की वजह से दोलित्र की जो आवृत्ति होती है वो स्वाभाविक आवृत्ति से हमेशा कम हो जाती है। तो आयाम अनुनाद की स्थिति में भी अवमंदन का असर हमको दिखाई देता है और हमको 100% जो है वो इन्फिनिटी आयाम नहीं मिलता है। अब हम देखते हैं कि जो कला है फाई जो है वो फेज़ फैक्टर है, जिस पर कि आयाम अनुनाद निर्भर करता है, क्योंकि आयाम या विस्थापन निर्भर करता है। तो अनुनाद की स्थिति में ये फेज़ कैसे वैरी करता है। तो हमने देखा कि जो बल है अगर वो F0 cos ओमेगा t है तो y जो है वो F0 बाय ओमेगा ZM cos ओमेगा t माइनस 5 प्लस पाई बाय 2 के बराबर होगा। तो जो फेज़ डिफरेंस है वो माइनस पाई बाय 2 प्लस 5 के बराबर होगा। F और Y में जो फेज़ डिफरेंस है वो माइनस पाई बाय 2 प्लस 5 के बराबर होगा और tan phi का मान ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर 2b ओमेगा होगा। इस स्थिति में केस 1 जैसा कि हमने पहले लिया था बहुत लो फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा इज टेंडिंग टू 0। ओमेगा इज टेंडिंग टू 0 तो tan phi माइनस इन्फिनिटी पर चला जाएगा और फाई की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई बाय 2। फाई की वैल्यू अगर माइनस पाई बाय 2 होगी तो थीटा की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। तो ये स्थिति यहाँ पर दिखाई गई है कि थीटा की वैल्यू 0 हो गई। केस 2 अगर हम लेते हैं जिसमें रेजोनेंस होता है, अनुनाद की स्थिति में ओमेगा 0 के बराबर हो जाता है। यहाँ हम tan phi की वैल्यू लिख चुके हैं, इसमें हम देखते हैं ओमेगा 0 के बराबर है तो tan phi 0 होता है। ये तब 0 होता है जब phi 0 होगा और अगर phi 0 होगा तो थीटा का मान माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा। तो आवृत्ति बहुत कम होती है तो फेज़ 0 होता है। आवृत्ति जो है अनुनादी आवृत्ति के बराबर होती है तो फेज़ माइनस पाई बाय 2 हो जाता है। जब बाहरी बल की आवृत्ति हम बहुत ज़्यादा कर देते हैं, ओमेगा इज टेंडिंग इन्फिनिटी की स्थिति आती है तो tan phi जो है वो प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर ओमेगा इन्फिनिटी होगा तो phi जो है इस स्थिति में पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा और जो थीटा है तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई के बराबर हो जाएगी। तो ये माइनस पाई यहाँ दिखाया गया है। तो आप कह सकते हैं कि जो फेज़ है अनुनाद की स्थिति में वो 0 हो जाता है और ये थीटा जब 0 हो जाता है तो हमको अनुनाद की स्थिति मिलती है। अनुनाद को कंट्रोल करती है यांत्रिक प्रतिबाधा। तो हम देखते हैं कि ये जो यांत्रिक प्रतिबाधा है इसका मान कितना होता है अनुनाद के समय। तो ये है यांत्रिक प्रतिबाधा ZM जिसका मान हमने निकाला था √γ² प्लस ओमेगा m माइनस s बाय ओमेगा होल स्क्वायर। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा टेंडिंग टू 0। इस समय क्योंकि m ओमेगा भी 0 हो जाएगा और s बाय w जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा इस ब्रैकेट में। तो ZM मतलब यांत्रिक प्रतिबाधा जो है वो सिर्फ s बाय w पर डिपेंड करेगी। हाई फ्रीक्वेंसी अगर है ओमेगा टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो m ओमेगा वाला टर्म डोमिनेट करेगा और s बाय w वाला टर्म जो है वो 0 की तरफ बढ़ने लगेगा। तो इस समय जो यांत्रिक प्रतिबाधा है वो पूरी तरह से इनर्शियल फोर्स पर डिपेंड करेगी। जब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमको मिलती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 तो इस समय ओमेगा 0m ये दोनों जो है ओमेगा 0m s बाय ओमेगा 0 के बराबर हो जाता है और इस समय ZM का मान गैमा के बराबर हो जाता है जो कि उसका न्यूनतम मान है। तो यांत्रिक प्रतिबाधा का मान अवमंदन स्थिरांक के बराबर हो जाता है अनुनाद की स्थिति में। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कि अनुनाद कैसा है, व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। ये उसकी तीक्ष्णता से नापा जाता है, इसे कहते हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। तो अनुनाद की अवस्था में जब फ्रीक्वेंसी का मान ओमेगा 0 के बराबर होता है तो अनुनाद ऐसा हो सकता है कि हमको बहुत ज़्यादा आयाम मिले, ऐसा भी हो सकता है कि हमको कम आयाम मिले। तो इसको फ्लैट रेजोनेंस बोलते हैं और इसको शार्प रेजोनेंस बोलते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये जो आयाम है इसका मान सिर्फ और सिर्फ एक ही बिंदु पर तेज़ी से बढ़े और जैसे ही हम दाएं या बाएं जाते हैं तो ये अनुनाद तेज़ी से कम हो, ये जो स्थिति है ये अनुनाद की शार्पनेस को बढ़ाती है।
तो ये स्थिति तब आएगी जब अवमंदन बहुत कम होगा, जब डैम्पिंग नहीं होगी और आयाम अधिकतम हो जाएगा। इस स्थिति में भी हमको एक शार्प रेजोनेंस तो मिलेगा, लेकिन हमको तीक्ष्णता ज़्यादा चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर हमको आयाम का मान अधिकतम मिलना चाहिए, उसके दोनों ओर आयाम का मान बहुत तेज़ी से घटना चाहिए। तो ये जो मैक्सिमम आपको आयाम मिल रहा है और मैक्सिमम इंटेंसिटी के हाफ पे आपको जो आयाम मिल रहा है, ये जो बैंड विड्थ है, ये शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस को मेजर करने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो आगे हम यही कैलकुलेट करेंगे कि ये बैंड विड्थ क्या है जिस पर हमको मैक्सिमम शार्पनेस मिलती है, जिसके कम या ज़्यादा होने से। तो प्रणोदित दोलन द्वारा बाह्य बल से आवेशित अवशोषित औसत ऊर्जा का मान हमको इसके लिए निकालना पड़ेगा। हम निकालना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ द रेजोनेंस एब्जॉर्प्शन बैंडविड्थ, किस बैंडविड्थ को हमारा जो ऑसिलेटर है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो एब्जॉर्प्शन के लिए हमको पता होना चाहिए कि औसत ऊर्जा का मान कितना है जो हमारा दोलित्र बाह्य बल से अवशोषित कर सकता है। तो हमको पहले ही मालूम है कि इस प्रकार के दोलनों के लिए जब बाह्य बल लगता है तो विस्थापन का सूत्र क्या है और फोर्स किस तरह सा लग रहा है। अगर y का मान मालूम है तो dy/dt का मान हम निकाल सकते हैं। वर्क डन जो है वह बल और दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, और जो अवशोषित ऊर्जा है वो dw/dt से दी जाती है। तो हम लिख सकते हैं इसको, w का मान रख दिया Fy, तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फोर्स इज कांस्टेंट dy/dt। तो जो F का मान हम रखते हैं यहाँ पर, तो P का मान हमको मिलता है F0 cos ओमेगा t, और dy/dt का मान हमको मिलता है F0/Zm cos ओमेगा t माइनस फाई, ओमेगा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर एक ओमेगा आना चाहिए था जो कि बाद में यहाँ पर कैंसिल हो जाता है। तो P जो है उसका मान मिलता है F0² cos ओमेगा t प्लस cos ओमेगा t माइनस फाई। ये जो P है ये अवशोषित ऊर्जा है। इसका औसत मान हम एक साइकिल के लिए अगर निकालते हैं तो यहाँ पर जो cos ओमेगा t और cos ओमेगा t माइनस फाई वाला टर्म है, आपको पता है कि जहाँ भी cos ओमेगा t या sin ओमेगा t का मल्टीप्लिकेशन होता है वो sin 2 ओमेगा t के बराबर हो जाता है, और उसका औसत मान पूरे एक साइकिल के लिए 0 हो जाता है। cos ओमेगा t को भी जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो एक साइकिल के लिए इस पीरियोडिक फंक्शन का मान जो है वो 0 हो जाता है। तो इंटीग्रेशन के बाद आपको सिर्फ cos फाई वाला टर्म मिलता है, F0²/2Zm इज इक्वल इनटू cos फाई। तो इसका मैक्सिमम मान कब होगा? जब फाई का मान, cos फाई का मान मैक्सिमम होगा। cos फाई का मान मैक्सिमम होता है 1 जब फाई का मान 0 होता है। तो जब हमने एवरेज पावर निकाला, एवरेज पावर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? F0²/2Zm, और ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? अनुनाद की स्थिति में। और अनुनाद की स्थिति में जो Zm है, यानी कि जो यांत्रिक प्रतिबाधा है, उसका मान गैमा के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से इसका मान F0²/2 गैमा के बराबर होगा। तो बाह्य बल से हमारा दोलित्र कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है उसका मान हमने निकाला। अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जो कि अवशोषित ऊर्जा और ओमेगा फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ये जानने के लिए कि किस बिंदु पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा का अवशोषण होता है। तो ये होता है ओमेगा का मान जब ओमेगा 0 हो तो हमको अधिकतम ऊर्जा का अवशोषण होता हुआ दिखाई देता है। ये अनुनाद की अवस्था है। P मैक्स हमको पता चल गया, तो P max/2 की वैल्यू को हम मार्क कर लेते हैं इस ग्राफ में। ये जो वैल्यू है ये हमको दो बिंदुओं पर मिलती है, एक ओमेगा 1 फ्रीक्वेंसी पर और एक ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी पर, और इन दोनों फ्रीक्वेंसी के बीच का जो अंतर है उसे ही हम उस दोलित्र के लिए बैंड विड्थ कहते हैं। तो हमने देखा कि P एवरेज मैक्सिमम जो अवशोषित ऊर्जा है वो F0²/2 गैमा के बराबर है। FWHM यानी फुल विड्थ एट हाफ मैक्सिमा जब हम निकालते हैं तो हाफ ऑफ इस वैल्यू के आती है F0²/4 गैमा।
अब अनुनाद की स्थिति में Zm का मान गैमा के बराबर होता है। यहाँ पर गैमा के बराबर है। FWHM पर मतलब हाफ मैक्सिमा पर Zm की वैल्यू कितनी होगी? तो हम ये मानते हैं कि ये इस फॉर्मूले से कि Zm स्क्वायर जो है वो 2 गैमा स्क्वायर के बराबर होगा एट FWHM। Zm का जब हम मान रखते हैं उसके वर्ग का तो अंडर रूट हट जाता है और आपको मिलता है गैमा स्क्वायर प्लस ओमेगा m माइनस एस बाई डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गैमा स्क्वायर। गैमा स्क्वायर जब यहाँ ले जाएंगे तो सिर्फ 2 गैमा स्क्वायर की जगह गैमा स्क्वायर बचेगा। दोनों तरफ का वर्ग है, दोनों तरफ का वर्गमूल लेंगे तो ओमेगा m माइनस एस बाई डब्ल्यू जो है वो प्लस माइनस गैमा बनेगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है ओमेगा, उसकी दो वैल्यूज़ हमको मिलेंगी। एक पॉजिटिव के लिए गैमा के मान जब पॉजिटिव हो और गैमा के मान जब नेगेटिव हो, तो इसके लिए हमको दो सॉल्यूशन मिलता है, एक ओमेगा 2 के लिए और एक ओमेगा 1 के लिए। तो जो अंतर है ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 वो हमको मिलता है गैमा बाय m, जिसको कि हमने बैंडविड्थ के रूप में पहचाना है। अब ये जो बैंडविड्थ है ये रेजोनेंस की क्वालिटी जानने के लिए हमारी मदद करती है। हम जो क्वालिटी फैक्टर है उसको इस बैंडविड्थ के टर्म में निकाल सकते हैं। तो हम डिफाइन करते हैं कि रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर क्या है। क्वालिटी फैक्टर मतलब रेजोनेंस के समय कितनी आवृत्ति है और हाफ जब हो जाता है पावर उस समय कितनी आवृत्ति है। तो इन दोनों का रेशियो है क्वालिटी फैक्टर को डिफाइन करने का एक तरीका। और वास्तव में क्वालिटी फैक्टर को हमने दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया था, जैसे कि हमने यहाँ पर रखा है कि एक ऑसिलेशन के दौरान कितनी ऊर्जा अवशोषित करता है ये दोलित्र, कितनी ऊर्जा डिसिपेट होती है, क्षय होती है, और उतनी ही ऊर्जा वो बाह्य बल से अवशोषित कर लेता है। और ये सब काम वो एक साइकिल में करता है। तो एक साइकिल के लिए अवशोषित ऊर्जा और उपलब्ध ऊर्जा का जो अनुपात है वो क्वालिटी फैक्टर से दिखाया जाता है। तो औसत ऊर्जा निकालने के लिए हम लिखते हैं टोटल ऊर्जा जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। y का मान मालूम है तो हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का मान निकाल लेते हैं, और इसका औसत मान जब इसको इंटीग्रेट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और t से डिवाइड करते हैं तो इसका औसत मान हमको मिल जाता है 1/4 m f0 बाई Zm स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर। इसी तरीके से पी एवरेज का मान अवशोषित ऊर्जा जो वो बाह्य बल से अवशोषित करती है, ये ऊर्जा सिर्फ हमको फोर्स्ड ऑसिलेशन के केस में अवेलेबल है। अवमंदित दोलनों के लिए ये ऊर्जा पहले अवेलेबल नहीं थी। तो ये बाह्य ऊर्जा जो अवशोषित करती है उसका मान हमने पहले ही निकाला हुआ है। इसको हम Zm के टर्म्स में और गैमा के टर्म्स में लिखते हैं cos phi को। तो ये वैल्यू आ जाती है f0 स्क्वायर गैमा अपॉन 2 Zm स्क्वायर। इस फॉर्मूले में ई एवरेज और पी एवरेज का मान रख देते हैं, टी से डिवाइड करते हैं तो हमको Q यानी क्वालिटी फैक्टर का मान मिलता है m अपॉन ओमेगा 0, m ओमेगा 0 डिवाइडेड बाय गैमा। और यहाँ पर गैमा बाई m जो है वो हमने निकाला है कि वो बैंडविड्थ के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्वालिटी फैक्टर को बैंडविड्थ के टर्म में ओमेगा 0 अपॉन ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, जो भी बड़ा हो उससे छोटे को घटा दिया जाता है। तो क्वालिटी फैक्टर को बैंडविड्थ के रूप में भी हम निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुई प्रणोदित दोलनों की पूरी व्याख्या, जिसमें कि हमने देखा स्थायी अस्थायी अवस्था क्या होती है और रेजोनेंस की अवस्था में किस तरीके से मैकेनिकल इंडेक्स, इम्पीडेंस, फेज़ फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर जो है वो वैरी करता है। कौन सी चीज़ें इस रेजोनेंस को कंट्रोल करती हैं, बैंडविड्थ क्या है, कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है। थैंक यू।